Hi everyone, this is Tireless Zone and welcome you again to the another session of modern history. हम लोग बंगाल पढ़ रहे थे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज पढ़ेंगे हम लोग बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्वैत शासन और क्लाइव के बारे में। प्रीवियस दो वीडियो में मैंने बंगाल शुरू किया था और साथ ही साथ उसके बंगाल शासक, चाहे मीर जाफ़र हो, मीर कासिम हो, ये सारे शासक, ब्लैक होल ट्रेजेडी और प्लासी के युद्ध के बारे में बात किया है। जिन्होंने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि और सीक्वेंस में तीनों वीडियो देखें ताकि बंगाल राज्य एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। और हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इसको स्टोरी की तरह पढ़ा जाए, और जब भी रिवीजन भी करिए तो सीक्वेंस में ही करिए ताकि एक ही चीज़ बार बार दिमाग में बैठती जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर होगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। चाहे प्लासी का युद्ध हो चाहे बक्सर का युद्ध हो, दोनों का ही डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लासी का युद्ध मैंने बताया था 23 जून को था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है, याद रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में डेट और सन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जबकि मेडीवल हिस्ट्री में केवल सन इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादातर, और एंशियंट में तो सन भी बहुत ज़्यादा नहीं याद करना होता है, क्योंकि समय के हिसाब से काफ़ी चीज़ें उसमें अनुमानित हुई हैं। इसलिए मॉडर्न में दोनों ही चीज़ों पे ध्यान रखिए, डेट और ईयर दोनों ही। अगर बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो जब मीर कासिम को बंगाल राज्य से अंग्रेज़ों ने भगा दिया, चाहे वो करवा के युद्ध में हो, उसके बाद वो पटना क्षेत्र में आता है, पटना में कर्नल एडम्स के साथ उसका युद्ध होता है, वहाँ से वो हारता है। उसके बाद वो अवध में आ जाता है और अवध में इसने मीर शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय इन दोनों से संधि की, एक सैन्य गठबंधन किया, जिसके तहत बक्सर युद्ध की योजना बनाई। ये युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो, अंग्रेज़ों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो थे, और एक तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सेना होती है। अगर बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो ये प्लासी के युद्ध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक था। वो इसलिए कि जब प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र किया था, उनमें उस युद्ध में उनकी सैन्य शक्ति की बात नहीं आती थी, पर बक्सर का युद्ध पूर्ण तरीके से इन्होंने सैन्य शक्ति पे जीता था। इस वजह से बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, टिप्पणी है बक्सर के युद्ध के बारे में, और ये टिप्पणी किसने की है बताना है। तो टिप्पणी है, बक्सर युद्ध इतना निर्णायक रहा कि भारत में अंग्रेज़ों की नींव प्लासी ने नहीं बल्कि बक्सर युद्ध ने रखी। ये चीज़ किसने कही थी बक्सर युद्ध के बारे में? तो आंसर होगा P.E. रॉबर्ट ने। ठीक है, बक्सर के युद्ध ने प्लासी विजय पर मोहर लगा दी थी, और साथ ही साथ इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की जो छवि थी भारत में, वो अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित होती है। वो इसलिए कि इस दौरान इनके समकक्ष या इनके कंपटीशन में और कोई भी शासक नहीं रहता है। ये इस युद्ध के बाद एक इसलिए अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। और इस संधि की बात की जाए तो ये बक्सर युद्ध के बाद होती है। क्लाइव, जो कि बंगाल गवर्नर रहता है, और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के बीच होता है। बारी बारी से एक एक बार क्लाइव ने दोनों के साथ संधियाँ की थी, इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है कि ये दो संधियाँ हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अगर प्रथम संधि की बात की जाए तो अवध नवाब के साथ क्लाइव ने किया था, जो कि शुजाउद्दौला था, और दूसरी संधि इसने मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ की थी। ठीक है, प्रथम संधि की बात की जाए तो इसमें दो शर्तें हुई थी। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, इलाहाबाद के पास में ही कड़ा भी पड़ता था, इन दोनों का क्षेत्र अवध नवाब ने अंग्रेज़ों को दे दिया, और दूसरा, अंग्रेज़ों ने नवाब से क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए लिए थे। अंग्रेज़ों की नीति थी कि वो युद्ध हारने के बाद ऑपोजिट पार्टी से ज़रूर क्षतिपूर्ति लेते थे, और उसी के तहत अवध के नवाब ने भी 50 लाख रुपए अंग्रेज़ों को दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ हुई और शर्तें क्या थी? तो एक तरफ तो क्लाइव था ही अंग्रेज़ों की तरफ से, और दूसरी संधि शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के साथ हुई थी। ठीक है, अगर शर्तों की बात की जाए तो इसमें 3 शर्तें हुई थी। पहली शर्त, अंग्रेज़ों को इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों की दीवानी प्राप्त हो गई थी। दीवानी सेंस विथ अधिकार, ठीक है, पैसों से संबंधित जितने अधिकार थे वो सभी अंग्रेज़ों को इन तीनों क्षेत्र से मिल गया था। दूसरा शर्त था, मुगल शासक को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया। अब देखिए, इस संधि का नाम भी यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलाहाबाद क्षेत्र को ही एक बार क्लाइव ने अवध नवाब शुजाउद्दौला से लिया और फिर उसे ही शाह आलम द्वितीय मुगल शासक को कुछ पैसों में बेच दिया। तो इसी वजह से इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। थर्ड शर्त की बात की जाए तो मुगल शासक को अंग्रेज़ क्लाइव ने 26 लाख प्रति सालाना देकर अपना पेंशनर बना दिया और इसी के साथ 7 वर्षों तक इसे इलाहाबाद में ही कैद करके रखा, नज़रबंद करके रखा। ठीक है, तो ये तीनों शर्त, और प्रथम किसके साथ हुई थी और द्वितीय संधि किसके साथ हुई थी क्लाइव की, ये याद रखिएगा। पहला अवध नवाब, दूसरा मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, अंग्रेज़ों ने प्रथम पेंशनर किस मुगल शासक को बनाया और कब? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय को, और ये इलाहाबाद संधि के दौरान ही बनता है 1765 में, और इसके बाद इसे इसी क्षेत्र में नज़रबंद भी कर दिया गया 7 वर्षों के लिए। तो प्रथम पेंशनर अंग्रेज़ों का शाह आलम द्वितीय था, मुगल शासकों में शाह आलम द्वितीय। 6th क्वेश्चन है, द्वैत शासन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखिएगा। द्वैत शासन का वास्तविक जनक कौन था? तो देखिए, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक वास्तविक जनक पूछता है और एक पूछता है भारत में द्वैत शासन का जनक कौन था। तो दोनों ही अलग अलग याद रखिएगा। केवल वास्तविक जनक अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा लियो कार्टिस, ठीक है, और भारत में द्वैत शासन का जो जनक था वो क्लाइव था, जिसने सर्वप्रथम बंगाल क्षेत्र में द्वैत शासन की नींव रखी। अब द्वैत शासन को अगर समझ लेते हैं कि द्वैत शासन होता क्या था, तो जिस तरीके से द्वैत का मतलब 2 होता है, शासन मतलब राज करना, तो उसी तरीके से शासन को इसने 2 रूपों में बदल दिया है। एक जिसमें वास्तविक अधिकार होता था और दूसरा जिसमें दिखावे का अधिकार होता था। तो वास्तविक अधिकार या वास्तविक शासन अंग्रेज़ों के पास होता था, जबकि दिखावे का अधिकार बंगाल नवाब के पास होता था, जिसे ये लोग कठपुतली शासक के रूप में बंगाल क्षेत्र में बैठा देते थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्वैत शासन किसे कहते हैं, उसका वास्तविक जनक कौन था और भारत में द्वैत शासन का वास्तविक जनक कौन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, द्वैत शासन बंगाल में कितने वर्षों तक रहा तथा किसने इसे समाप्त किया? इसका आंसर होगा 7 वर्षों तक। 1765 इलाहाबाद की संधि से ये शुरू होता है द्वैत शासन, और 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स के आने तक ये जारी रहता है। तो 7 वर्षों तक द्वैत शासन बंगाल में था, इसे याद रखिएगा। और अगर इसे समाप्त करने की बात की जाए तो ये गवर्नर जनरल का नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में, ये ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके जगह पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम, जिसे इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसे शुरू किया। 8वां क्वेश्चन है, देखिए, चाहे बक्सर युद्ध हो, चाहे द्वैत शासन हो, चाहे क्लाइव हो, इनके बारे में कुछ टिप्पणियाँ या किसने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे द्वैत शासन के बारे में बात हो रही है कि किसने 1765 से 72 इन 7 वर्षों के काल को बंगाल में डाकुओं का राज्य कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा के.एम. पन्नीकर ने। ठीक है, डाकुओं का राज्य के.एम. पन्नीकर ने बंगाल में। और इसी के साथ एक और मतलब टिप्पणी आती है या वाक्य आता है कि बेशर्मी व लूट का काल किसने कहा था? तो पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। एक दो बार रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा कि कौन क्या कहा था। 9वां क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा क्लाइव। और यहाँ मैंने उसका शासनकाल लिखा है, और पहले भी बताया है मैंने बंगाल पढ़ाते समय कि क्लाइव 2 बार भारत में गवर्नर बन के आता है। एक बार 3 साल के लिए 1757 से 60 ईस्वी, और फिर प्लासी के युद्ध के बाद ये चला जाता है, और इलाहाबाद की संधि के दौरान इसे फिर से बुलाया जाता है 1765 में, जिसके बाद ये 2 साल तक रहता है 67 तक। ठीक है, असल में ये बहुत ही चालाक रहता है, और प्लासी के युद्ध में इसने इतनी अच्छे से कुशलता अपनी दिखाई थी कि इसको स्पेशली बुलाया जाता है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों के लिए भारत में शासन स्थापित करने के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट संधि हो जाती है। इसी वजह से इस अंग्रेज़ों ने क्लाइव को इंग्लैंड से वापस बुलाया। और क्लाइव की बात की जाए तो इसे याद किया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में। ठीक है, और बंगाल में लुटेरा शासन या लुटेरा राज्य की स्थापना भी इसी ने की थी, द्वैत शासन के थ्रू, अभी बताया ही मैंने। 67 में ये दोबारा जब आता है, 67 में वापस ये इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ 74 ईस्वी में 7 साल बाद इसने आत्महत्या कर ली इंग्लैंड जाके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्लाइव की स्टोरी। 10वां क्वेश्चन है, अब ये क्लाइव के लिए टिप्पणी यहाँ पूछी गई है कि किसने कहा है, और ये टिप्पणी है स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 तरीके से पूछा जाता है हमेशा एग्ज़ाम में। एक तो ये दे दिया जाता है टिप्पणी, और पूछा जाता है कि किसके बारे में कहा गया था। तो याद रखिएगा क्लाइव के बारे में कहा गया था, और ये भी पूछते हैं कि किसने कहा था। तो विलियम पिट ने क्लाइव के बारे में कहा था कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल था। ठीक है, विलियम पिट की बात की जाए तो वो उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, और ऐसा इसने क्लाइव के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए क्लाइव बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि भारत जैसे समृद्ध राज्य में देश में इसने अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित की, इस वजह से इसको स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा पिट ने। ठीक है, और इसी के लिए एक दूसरा कथन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला था क्लाइव, बड़ी बड़ी नींव रखने वाला था, ये चीज़ कहा था बर्क ने। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पंजाब शुरू करेंगे। पंजाब भी बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग भी है, उसमें 2 आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ा जाएगा, साथ ही साथ पंजाब के शासकों के बारे में भी पढ़ा जाएगा। और तब तक के लिए रिवीजन कंटिन्यू रखिए, बहुत रिवीजन करिए, सीक्वेंस में रिवीजन करिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की फैक्टर ऑफ स्टडी, एंड विदाउट रिवीजन यू कांट सपोज टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन। तो इसे जारी रखिएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब कौन था। मैंने इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें मुर्शीद कुली खां, दूसरा है अलीवर्दी खां, तीसरा है मीर जाफ़र, और चौथा है मीर कासिम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।